इंडिपेंडेंस के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार गलत साथ में, गलत संगत में गलत कदम रखना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान का हश्र क्या होगा? ये गलत संगत का जो हश्र होता है वो वही होगा कि वो इजराइल को भी पापा बनाने को तैयार है। वो किसी को जो मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कोई अगर सड़क पर चलता कुत्ता मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कुत्ते की क्या बात करनी है, सुअर हाथ में लेके घूम रहे हैं, देखा ही है हमने। और दूसरी बात है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कल्चरल गिव एंड टेक करना चाहिए, फला करना चाहिए, डिकरा करना चाहिए, होसबड़े आके बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला। चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं। क्या हमारे एटॉमिक पावर का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे नेता ये धमकी देते रहें कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिरा देंगे, जो कि बेवकूफी होगी, बहुत भयानक। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा, और हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो हमारा भी एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। ये और उन्होंने हर लिंक को खत्म करने की कोशिश की जो हमारे साथ। वो इजराइल चाहता है कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध करें उनके लिए, जैसे अमेरिका कर रहा है। और मोदी जी बिल्कुल। उसको हवा दे रहे हैं कि आप अब बच रहे हैं इसकी वजह से, यही लाइफ लाइन है। ये आखिरी लाइफ लाइन पे आदमी बहुत फड़फड़ाता है। तो वो दिखता है उसमें। और हमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया फट से, हमने छोड़ा तो। अब एलएनजी से भरे लबालब जहाज पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन भारत जैसी ताकत इतनी बड़ी, यानी ताकत यानी आप समझिए कि एटॉमिक पावर सिर्फ हिंदुस्तान ही है इजराइल को, और इतनी बड़ी अब मजबूत सबसे जो मजेदार बात मैं करूं, मजेदार आप ही की बात से बात लेके करूं, कि पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक पावर होने को इस्तेमाल करके, आप देखिए, बिल्कुल नए नए डील वो कर रहा है। चाइना भी उसका दोस्त है, पाकिस्तान से भी उसने अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, ईरान की डील करवा रहा है, जबकि ईरान के साथ उसके संबंध खराब रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के कोई बड़े अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन उस एटॉमिक पावर होने को, और आप देखिए कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर हुआ था, हम आप उस समय जवान थे, कितना तमाशा मचा था, और इलीगल कहा गया था उसको, बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, सब कुछ हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एटॉमिक पावर होने को हिंदुस्तान क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है? क्या हमारे एटॉमिक पावर का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे नेता ये धमकी देते रहें कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिरा देंगे, जो कि बेवकूफी होगी, बहुत भयानक। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा, और हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो हमारा भी एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, ये सब जानते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पे बम गिराना, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे बम गिराना, सिवाय बेवकूफी के और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं होगा। तो ये तो यूज है नहीं हमारे पास। तो अपने एटॉमिक पावर होने को डिप्लोमेसी में हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? नहीं। सर एक बात है, इसमें एक बात रहेगी कि जो अ, पाकिस्तान ने रूस के साथ भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है 2 दिन पहले। नहीं, रूस के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। अभी एक अखबार की हेडिंग थी कि रशिया के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं वो नॉस्टेल्जिया जितने रह गए हैं। हाँ, क्योंकि इसका देखिए मतलब कोई भी लाराव। समझ सकता है। और नहीं। और आप अमेरिका से हाथ जोड़ रहे हैं। अभी तो कल की ही खबर थी ना, आपने भी हाँ, ले शायद क्या हम पोस्ट की थी, एलएनजी मैंने ले भी की क्या। थी, कि आप जो है अमेरिका से मांग रहे हैं ये इजाजत कि रशिया से हम तेल खरीद लें। और लावरोव क्या कह के गया है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और लावरोव को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उसके ऐसा डिप्लोमेट आज की डेट में कोई है। उसने ये कहा कि रशिया हिंदुस्तान के साथ जो हथियारों का मामला था वो बहुत पुराना है। हिंदुस्तान का जो हथियारों का बेस है वो रशिया का है, और वेस्टर्न पावर केवल हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगी। और आप जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेस्टर्न पावर से जो खरीदते हैं हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। हाँ, ये और ईरान के विदेश मंत्री भी हिंदुस्तान आकर आखिरी कोशिश करके गए, जैसे रशिया के लाराव जो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं दुनिया भर के। यानी उनकी जो बात करने की शैली है वो मुझे बहुत पसंद है। उनका फैन कमाल है। बेस बहुत दुनिया में है। तो और वो और पुतिन भी बातचीत करते तो बहुत मजा आता है। वो एकदम बहुत ही मजेदार बात करते हैं। तो मैंने ये देखा कि लारोव और ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के पहले बाद में ऐसे जो आए, उसमें उन्होंने ये सोच लिया था, और ये उनको मान मान रहे थे वो, कि ये देश जो है हिंदुस्तान, उनका दिल हमारे साथ है, यानी लोग हमारे साथ है। लेकिन ये सरकार जो आई है उसका मुखिया और उसके मित्र अभी साथ नहीं दे रहे। तो उन्होंने देखिए, लारोव ने भी और इसराइल ईरान के विदेश मंत्री ने भी कोशिश ये की। अरागची साहब ने। हाँ, राष्ट्र साहब ने ये कोशिश की कि इस देश को हम मित्र मानते हैं, ये बार बार बताते रहे।
लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये ब्रिक्स सम्मेलन की फेल होने की वजह कुछ ताकतें इजराइल के साथ हैं। तो और उसी में इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएई का निकाला, यूएई का विजिट करके वो बाहर निकाल दिया। इससे उन्होंने दोनों को पूरी तरह से आग के सामने झोंक दिया, एक तो यूएई के जो इंटरेस्ट है उसको और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि नेतन्याहू ने ये लोगों के सामने लाकर ये रख दिया कि यूएई हमारे साथ है और अब ये भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो भी हमारे खेमे में हम ले रहे हैं। तो अब मोदी के लिए या उनके मित्रों के लिए लाइफलाइन बची ही नहीं, तो उनको अब ये इनके साथ खींचते चला जाना है। देखिए आप, ये मुझे एक चीज की याद दिलाता है, दूसरे विश्व युद्ध में एक दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस देश के नागरिक हम हैं, तो इनके साथ हम कुछ दिन खींचते खींचे चले जाएंगे और यूएई लोगों को लगता है 30 मिलियन बैरल्स दे रहा है तेल। आप तो कॉकरोच हैं, मैं भी कॉकरोच हूं, हम हाँ, और कॉकरोच हैं, पैरासाइट भी, पैरासाइट भी। पैरासाइट्स हैं। हाँ, तो वो क्या स्वर्णकांता हो या सूर्यकांता हो, ऐसे ही बात करते हैं। अब क्या ही करें, हमारे लॉर्ड्स हैं और हमारे महामहिम हैं, वो ऐसी बातें करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। खैर, लेकिन फिलहाल विश्व के पटल पर और विश्व की परराष्ट्र नीति में कॉकरोच और पैरासाइट कोई और है, वो हम नहीं है। हमें उसमें वो घसीटा इजराइल जा है। रहा है क्योंकि हम जनता है। तो एप्स्टीन इस, देखिए ये जो मैं एक बात लास्ट कहता हूं इस मामले में, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो मोदी, यूएई, इजराइल और अमेरिका का जो ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसको हम लोग एप्स्टीन फाइल के नाम से जानते हैं, एप्स्टीन क्लास के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन क्लास वर्सेस ऑल, ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर अब हुई है। और आपने ट्रम्प साहब को चाइना में देखा, चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं। इंडिपेंडेंस के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार गलत साथ में, गलत संगत में गलत कदम रखना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान का हश्र क्या होगा? ये गलत संगत का जो हश्र होता है वो वही होगा। नहीं, खैर इजराइल एक नकली देश है बनाया हुआ, और हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। देश रहता है, सरकारें आती जाती हैं। जो आपने कहा कि ईरान और रशिया भारत के साथ दोस्ती की बात लगातार कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सरकारें आती जाती हैं, मुल्क रहेगा। और ये भी जानते हैं कि इस देश में जो सोचने समझने वाले ज्यादातर लोग हैं, उनको पता है कि आपको यूएई या फिर इजराइल के साथ खड़े होने की जगह ईरान के साथ खड़ा होना हर तरह से फायदेमंद होता। जैसे एक बात मैं अक्सर कहता हूं राजू भाई, कि चाबहार पोर्ट अगर बन गया होता और चालू हो गया होता, उससे हम काम करना शुरू कर देते, तो ईरान से तेल लेने के लिए हमको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उधर रह जाता और चाबहार से सीधे मुंबई हमारे पास तेल आता बिना किसी संकट के। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप एक पोर्ट से बाहर निकल, जिस पोर्ट को आपने बनाया है, जिस पोर्ट को शुरू से लेकर आखिर तक आपने बनाया है, तैयार किया है, मजे दूसरे करेंगे उस पर, जो किसी भी हाल में सरकार का समर्थन करने को तैयार है, और जिसकी मुस्लिम हेट इतनी ज्यादा है कि वो इजराइल को भी पापा बनाने को तैयार है। वो किसी को जो मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कोई अगर सड़क पर चलता कुत्ता मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कुत्ते की क्या बात करनी है, सुअर हाथ में लेके घूम रहे हैं, देखा ही है हमने, क्योंकि मुसलमानों में सुअर हराम है। तो ये जो एक पूरा क्लास बना हुआ है, इसका कितना और कितना लंबा असर पड़ेगा हिंदुस्तान की अंदर की छवि पर और बाहर की छवि पे, क्योंकि बाहर भी हमारी छवि बहुत बहुत खराब हुई है पिछले 10-12 सालों में। सर, मैं इससे पहले चाबार पोर्ट पे एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा ताकि उससे ये जोड़ बिल्कुल। सकूं बात। चाबार पोर्ट पे जब ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ, तो आप समझिए कि हमने डेवलप किया, हमारे पैसे गए, हिंदुस्तान के लोगों के पैसे गए, मोदी जी के नहीं, पर्सनल पैसे थोड़ी जाते हैं। तो इजराइल ने बमबारी चाबार पोर्ट पे की, ताकि वो हमारा कितना दोस्त है वो आप समझ सकते हैं, एक बात। और उन्होंने हर लिंक को खत्म करने की कोशिश की जो हमारे साथ, वो इजराइल चाहता है कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध करें उनके लिए, जैसे अमेरिका कर रहा है, और मोदी जी बिल्कुल। उसको हवा दे रहे हैं। मैं आज भी ये मानता हूं कि हिंदुस्तानी आदमी के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत, इतना द्वेष जो है, वो सिंथेटिक है। दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो हैपन जस्ट बिकॉज वी आर एंस्लेव्ड बाय इसराइल। ये लोग जो गाजा में, ओरिजिनल नहीं है वो। यस, ये लोग जो गाजा में और लेबनान में कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान में अपने नागरिकों के साथ करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।
जैसे एसआईआर की प्रक्रिया में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बनाना है, मैं मानता हूं कि ये देशद्रोह की प्रक्रिया है। तो ये देशद्रोह इजराइल के दबाव में हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कल्चरल गिव एंड टेक करना चाहिए, फला करना चाहिए, डिकरा करना चाहिए, होसबड़े आके बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला है। तो मोदी खुद तो बोल नहीं सकते, तो वो भोसबड़े से बुलवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर्विरोध यह है कि आप देश के मुसलमानों को रोज पीट रहे हो, मार रहे हो, उनके बुलडोज कर रहे हो घर, कि आप अब बच रहे हैं इसकी वजह से, यही लाइफ लाइन है, ये आखिरी लाइफ लाइन पे आदमी बहुत फड़फड़ाता है। तो वो दिखता है उसमें। ये उत्साह आपने कभी जी जिनपिंग में नहीं देखा होगा। उनको ट्रम्प कभी क्या नहीं इतना, और कोई, मतलब गजब का कूल आदमी। और भाई साहब, केवल शी जिनपिंग की बात नहीं है, आप पूरा इंटरनेशनली देखिए, जहां गले भी मिलते हैं वहां भी आप देखिए, वो इतना मतलब सिंपल सा होता है कि आपकी अलग से नजर नहीं आती। जैसे हम लोग भी गले मिलते हैं, नॉर्मल जो गले मिलते हैं, तो आप एक हाथ बढ़ाते हैं, अगला आदमी हल्का सा बढ़ता है, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, बात खत्म हो जाती है। वो जो लपट के और झपट के गले लगाने का होता है, ये तो बहुत क्लोज दोस्तों में होता है। आपके जीवन में कोई दो चार लोग होते हैं जिसके साथ आप ये करते हैं। नहीं सर, ऐसा है कि ये जो गले लगाना बॉडी लैंग्वेज की स्टडीज है, उसमें देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यानी पूरे विदेश नीति में गले लगाने की बहुत कम अवसर आते हैं। ऐसे आप किसी को गले नहीं लगाते, बहुत कम बार ऐसा। वो भी आपको मालूम होता है कि देश की जनता एक तरफ है, वो उसका रक्षा करने के लिए आए हो, आपके उनके प्रतिनिधि हो, और सामने वाले को एक फॉर्मल गले। इनफैक्ट राजू भाई, डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि आपका हर जेस्चर जो होता है वो टेलिंग होता है। हाँ, आप हर जेस्चर जो देते हो उसका कोई मतलब निकाला जाता है। बिना मतलब के जेस्चर का कोई मतलब ही डिप्लोमेसी नहीं में नहीं होता है। मोदी जी के पास शब्द नहीं बचे हैं, उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, उनका दोस्त भी उनका कोई और तय कर रहा है। तो वो बस अपनी उत्साह को बचाए रखने के लिए खुद ही को समझा रहे हो कि हाँ हाँ मैं उत्साहित हूं, एक एक उसका अर्थ है। दूसरा, ये हर विदेशी नेता को, गोरे नेता को या अमीर नेता को अपनी प्रियतमा जैसा गले लगाना बहुत अभद्र है। हम्म। जबकि पूरा देश, हिंदुस्तान ओवरऑल बाय एंड लार्ज देश ईरान के साथ है, रूस के साथ दिल है। मेरा जूता है जापानी, वैसे वो दिल है हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी दिल रूस के साथ है, ईरान के साथ है, नेचुरल अलाई है हमारे। और हमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया फट से, हमने छोड़ा तो। अब एलएनजी से भरे लबालब जहाज पाकिस्तान में आएंगे कतर से दोनों आ तरफ। रहा है, बताइए। कतर से पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमारे पास देखिए नहीं पहुंच रहा है एलएनजी। इसलिए पाकिस्तान, ये लोग जो भक्त लोग बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया बन गया, अरे वो अब उसके प्रधानमंत्री ने कोई भाषण नहीं किया कि गोल्ड सोना मत खरीदो, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, इसमें हमारे लिए खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, और दूसरी बात यह हमारी है क्या कि इकोनॉमिक स्थिति है उस पर हम खुश हों दुखी हों तो समझ में आता है।